भाभी एक जवान औरत थी। वह मेरे साथ घर में अकेली रहती थी, लेकिन उनके जिस्म का दर्द नहीं जाता था। वह रोजाना रात को मुझे खास किस्म का मसाज करवाती। मैं भी जोर लगा कर किया करता, भाभी का मसाज करता। लेकिन एक रात भाभी ने नहाकर मुझे अपने पास बुला लिया था और कहने लगी, यह तेल पकड़ लो और जल्दी से लाइट बंद करके अपने काम पर लग जा। मैंने लाइट बुझाया तो भाभी ने मुझे पास खींचा और फिर पूरी रात। मेरा नाम समीर है, मेरी उम्र 20 साल थी। उन दिनों मैं अपने घरों में अकेला रहता था। भाई ने शादी की ताकि मेरी तन्हाई भी खत्म हो सके। मेरी भाभी का नाम पूनम था। मैं उनको भाभी नहीं बल्कि मोहब्बत से पूनम ही कहता था। भाई के ना होते हुए वह अक्सर उदास और परेशान नजर आती थी। कई दफ़ा मैंने उन्हें चुप चुप कर रोते हुए भी देखा था। मुझे लगा था कि वह विक्रम भाई को याद करती है, तभी तो छुप छुप कर आंसू बहाती है। लेकिन ना ही मैंने कभी उनसे बात कही, ना ही पूनम से खुलकर मेरे सामने यह बात कही थी। वह सारा दिन खामोशी से घर के कामकाज करती और फिर रात को अपने कमरे में बंद हो जाती और उनके कमरे से सिसकों की आवाज़ें आने लगती। दरअसल विक्रम की शादी के अगले हफ्ते ही वह दुबई चला गया था। एक नई नवेली दुल्हन के लिए अपने पति के बगैर तक गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन विक्रम ने यह शादी सिर्फ मेरे खातिर की थी, क्योंकि मैं घर में अब बिल्कुल तनहा रहता था और घर की जिम्मेदारी के लिए किसी और औरत की ज़रूरत थी। इसलिए विक्रम भाई पूनम को मेरे हवाले कर गए थे। तब से पूनम बिल्कुल अकेली थी और मैं ही उनका ख्याल रखता था। वह एक मध्यम उम्र की औरत थी और रिश्ता ना मिलने की वजह से उनके घर वालों ने विक्रम के साथ उन्हें रुखसत कर दिया था, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। एक रात मैं सोने के लिए लेट रहा था कि पूनम ने मुझे कमरे में आवाज़ देकर बुलाया। रात के इस पहर ना जाने भाभी को मुँह से क्या काम पड़ गया था। यही सोचकर मैं तेज़ी से पूनम के कमरे में पहुंच गया था, क्योंकि विक्रम ने जाते हुए पूनम की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली थी और कहा था कि मेरे पीछे मेरी बीवी के हर ज़रूरत का ख्याल रखना है। मैं भी दिलो जान से पूनम की हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, क्योंकि विक्रम के पैसों पर मैं अय्याशी करता था और चाहता था कि पूनम मेरी कोई शिकायत विक्रम तक ना पहुंचाए। विक्रम ने जब भी कभी वापस आने की बात की थी तो हम कोई ना कोई खर्चा खड़ा करके उनके वापसी को रोक दिया करते थे, इसलिए विक्रम कभी वापसी का सोच ही नहीं सका था। रात के 11 बजे तक वक्त पूनम ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया था, तो मैं यही सोचकर पहुंच गया कि पूनम का कोई ज़रूरी काम होगा। लेकिन वहां जाकर मैं कुछ ठिठक गया, क्योंकि पूनम अपनी बिस्तर पर लेटी हुई थी और मैं घबराकर दरवाजे पर ही रुक गया था और पूनम को आवाज़ देकर कहा कि जी भाभी, कोई काम है। मुझे लगा कि मेरे आवाज़ देने पर वह उठकर बैठ जाएगी और हमेशा की तरह दुपट्टे से खुद को छुपा लेगी, क्योंकि वह सारा दिन दुपट्टे में ही रह करती है। मैंने कभी उन्हें इस तरह नहीं देखा था, मगर मेरी आवाज़ सुनकर वह कहने लगी, समीर अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। वह अभी भी बिस्तर पर उल्टी ही लेटी हुई थी। मैं कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन मेरी नज़र झुकी हुई थी। मैं थोड़ा सा शर्मीला लड़का था और पहली दफ़ा किसी औरत को इस तरह देख रहा था। पूनम ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और फिर मेरी झुकी हुई नज़रों देखकर कहने लगी, समीर, शर्माने की बात नहीं है। इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो, मेरे अच्छे बुरे के साथी हो। मेरा पति तो प्रदेश में है, लेकिन तुम हर वक्त यहाँ मेरे साथ रहते हो, मेरा ख्याल रखते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ दोगे। पूनम की बात पर मैंने नासमझी से उसकी तरफ देखा तो कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है, या तुम मेरा मसाज कर दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छा मसाज करते हो और उनके सर दर्द का भी तुम चुटकियों में ठीक कर देती हो। पूनम की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि यह बात वाकई हकीकत थी कि भाई जब यहाँ होते थे तो हर वक्त मुझे अपने सर का मसाज करवाते थे, लेकिन वह तो भाई थे, मैं भाभी का मसाज किस तरह कर सकता था। पूनम ने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सोच में पड़ गया था कि पूनम किस किस्म की औरत है जिसे अपने देवर से मसाज कहते हुए शर्म नहीं महसूस हो रही, जबकि यह कोई मुनासिब बात तो नहीं थी कि एक औरत का एक जगह का मसाज करवाना, और वह भी अपने देवर से। कोई और वक्त होता तो मैं सख्त लहजों में इनकार करता, बल्कि पूनम को इस बात पर खरी खोटी भी सुनाता। लेकिन उस वक्त मैं विक्रम के टुकड़ों पर पल रहा था, इसलिए पूनम के आगे जो जुबान चलाने की मेरी हिम्मत नहीं थी और ना ही उन्हें इनकार करने की। पूनम ने इशारे में ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल की बोतल मुझे दिखाई और कहने लगी, यह बहुत अच्छा तेल है, बस तुम इससे मेरा सर का मसाज कर दो। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू चमक उठे। मुझे लगा कि शायद वह बहुत तकलीफ में है,
मेरे अंदाज में है कि, लेकिन मैं पूनम को इनकार नहीं कर पाया और मैंने वह तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर उनके करीब ही बैठ गया। धीरे धीरे तेल उनके सर पर डालकर मालिश करने लगा। अलबत्ता मैंने अपनी नज़र झुका रखी थी और खुद को किसी भी तरह के जज्बात को महसूस करने से रोक रहा था। मेरे हाथ पूनम के सर पर तेल लगाते हुए बुरी तरह काँप रहे थे। मैंने आज तक बहुत से कामों में पूनम की मदद की थी, लेकिन पूनम ने कभी मुझसे इस तरह की कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं जैसे जैसे तेल लगा रहा था, पूनम की अजीब सी आवाज़ों से कमरा गूंजने लगा था, जैसे उन्हें कोई सुकून मिल रहा था। पूनम ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा था और मैंने भी उनके चेहरे पर नज़र नहीं डाली थी। शर्म के एहसास से तो मेरा चेहरा ही सूख गया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किस तरह इस मंजर से गायब हो जाऊं, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था। अगर मैं पूनम को इनकार करता तो यह बात भाई को पता चलती कि मैं पूनम के किसी हुक्म को ना माना है, तो मेरी खेप खर्ची बंद हो जाती। लेकिन आज पूनम की मुझ पर अनायत कुछ अलग ही थी। पूनम ने मुझे किसी चीज़ से नहीं रोका था। मैं बेधड़क पूनम से एक्स्ट्रा पे मांग कर रहा था और वह आगे से सवाल भी नहीं करती थी। काफ़ी देर तक मैं पूनम के सर का मसाज करता रहा। पूनम की आवाज़ों से बाद शायद पूनम को नींद आने लगी थी, क्योंकि उनकी आवाज़ आना बंद हो गई थी और फिर मैं उठकर उनके कमरे से खामोशी से बाहर निकल गया था। मेरा दिल अजीब से धड़क रहा था। पहली दफ़ा मैं किसी महसूस करके आया था और इस बात से मेरे अंदर एक आग सी लगा दी थी। पूनम के लिबास और उनके खूबसूरत रंग ने मुझे अजीब सी नशे में डाल दिया था और फिर जैसे ही मुझे ख्याल आया कि वह मेरे भाई की है तो तौबा की और सोचा कि अब आइंदा मैं पूनम के कमरे के वक्त नहीं जाऊंगा। अगली सुबह पूनम ने पूरी तरह से और मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। फिर मैं आगे नाश्ता रखकर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, समीर, तुमने तो मेरे सारे दर्द का खात्मा कर दिया है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। पूनम की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया था और कहा कि असल में आप सारा दिन घर में काम अकेली करती हो, इसी वजह से बहुत ज़्यादा थक जाती हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ कामकाज में हाथ बटाया करूं, फिर आप कोई नौकर रख ले। मेरी बात सुनकर पूनम कहने लगी, मेरी थकान कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन विक्रम आएंगे यह थकान खुद बुलटा लफ्ज़ों का मतलब नहीं समझ पाया था, लेकिन वह वापस किचन में चली गई थी। मेरे कॉलेज का वक्त हो गया था। मैं घर से निकल पड़ा, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में पूनम चलती रही। दोपहर को मैं घर लौटा तो दीदी भी घर आई हुई थी। मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह मौका देकर उन्हें पूनम के मसाज वाली बात बता दूं, लेकिन पूनम और दीदी तो मिलजुल कर बातों में ऐसी मगन थी कि दीदी ने मुझ पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी। पूनम और दीदी की दोस्ती हो चुकी थी और पूनम को दीदी सर आंखों पर बिठा देती। कुछ देर बाद दीदी यह कहकर चली गई कि उनके पति काम से आने वाले होंगे और मैं उन्हें मसाज वाली बात कहकर कुछ देर बाद आराम करने के बाद मैं कमरे से निकला तो मैंने देखा कि पूनम कपड़े धो रही थी और बड़ी मुश्किल से वह कपड़ों की बाल्टी उठाए छत पर जा रही थी। यह देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई कि वह सारे कपड़े मेरे थे और मेरी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ में भी छत पर जाना पड़ रहा था। मैंने फ़ौरन पूनम को आवाज़ दी और बाल्टी उनके हाथों से ले ली। पूनम का सारा वजूद पसीने से भीग चुका था, क्योंकि गर्मी की शिद्दत थी और फिर कुछ कपड़े धोते हुए उनका लिबास भी हल्का हो गया था। मैं पूनम से बाल्टी पकड़कर छत पर पहुंच गया था। फिर मैंने उन्हीं के सारे कपड़े भी रस्सियों पर फैलाए और हम वापस नीचे आ गए। पूनम कुछ अजीब अंदाज से चल रही थी, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मैंने खुद पूनम से कहा कि अगर आप कहें तो किसी डॉक्टर के पास ले चलूं। मुझे लगता है कि आपके सर में ज़्यादा दर्द है। मेरी बात पर वह उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, यह मेरी गलतियों का नतीजा है। पूनम की बात सुनकर मैंने चुपचाप उन्हें देखा तो वह कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और फिर वह कमरे में चली गई। पिछले कुछ दिनों से पूनम की हर बात से मैं कुछ समझ बाहर थी, मेरे लिए परेशानी बन गई थी। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। दोपहर खत्म हुई और गर्मी का द्वार भी टूटा तो मुझे चाय की तलब का एहसास हुआ। मैं पूनम से चाय का कहने उनके कमरे के करीब गया तो अंदर से मुझे पूनम की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह रोते हुए किसी से कह रही थी, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरी जो हालत है इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बातों में ही तो मैंने खुद को बर्बाद कर लिया है। पूनम की बात सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गया था। ना जाने वह किससे बात कर रही थी। यकीनन वह जो कोई भी था भाई नहीं था। पूनम की बातों का जो रुख मुझे समझ आया था, वह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या पूनम के सर दर्द की यह वजह थी कि वह किसी और के साथ गलत तरीके से इससे आगे सोचकर ही मेरे कानों में धुआं निकलने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात किससे कहूँ।
बिना सोचे समझे ही मैंने विक्रम को फ़ोन लगा दिया। मैंने भाई से कहा कि आप वापस क्यों नहीं आ जाते। भाई पूछने लगे सब खैरियत है। अब मैं उन्हें क्या बताता कि उनके पीछे उनकी बीवी कैसी हरकतें कर रही है। मैंने बस यही कहा कि आपकी याद आ रही है, हो सके तो आप लौट आए। कुछ देर की बातों के बाद भाई ने फ़ोन रख दिया और फिर मैं गहरी सोच में डूब गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर उस रात भी पूनम ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया। मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वह फिर लेटी हुई थी और सर पर मसाज का कह रही थी। मैंने खामोशी से तेल की बोतल उठाई और निगाहें फेर ली। मैं बेदली से उनका सर का मसाज कर रहा था और सोच रहा था वह किस तरह मुझसे ही अपना वह बाला मसाज करवा रही है। मुझे लग रहा था कि जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो मेरी गैर मौजूदगी में घर में कोई आता है। वही देखने के लिए अगले दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आ गया, लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और पूनम घर में नहीं थी। मैं घर से दूर चुप कर खड़ा हो गया। काफ़ी देर बाद पूनम घर लौटी तो वह पसीने से भीगी हुई थी। फिर वह घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। मैं फ़ौरन घर में दाखिल हुआ और पूनम से पूछने लगा कि उसने सारा दिन क्या किया। पूनम ने मुझे घर के कामों की तरफीद सुना दी, लेकिन यह नहीं बताया कि वह बाहर क्यों गई थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वह कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रही है। सारा दिन मैंने यूं ही बेचैनी के आलम गुजार दिया। मैं पूनम का सच जानना चाहता था और फिर रात के वक्त पूनम ने मुझे फिर से कमरे में बुला लिया। मैं जानता था कि वह मुझसे मसाज करवाना चाहती है, लेकिन मेरा दिल हरगिज भी इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा था। मगर सच यह था कि उनके सर में वाकई ही बहुत तकलीफ थी। उनकी आवाज़ पर मैं उनके कमरे में चला गया। मैंने तेल की बोतल उठाई ही थी, पूनम ने मुझे अजीब से सुनकर मैं चौंक गया। वह कहने लगी पहले लाइट बंद करो। यही पहली दफ़ा थी जब पूनम ने मुझे अंधेरा करने के लिए कहा था। मैं हैरत से पूछा लाइट क्यों बंद करूं, लेकिन इसरार करने लगी। उसके बार बार कहने पर मैंने लाइट बंद की और जैसे ही मालिश करने के लिए उसके करीब बैठा तो पूनम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर मैं दंग रह गया और मुझे बहुत गुस्सा भी आया। वह अपनी हर हद पार कर रही थी। मैंने गुस्से से कहा कि यह आप क्या कर रही हैं। वह कहने लगी कि समीर मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोशनी में तुमसे यह बात कर सकूँ, इसलिए मैंने तुमसे अंधेरा करने को कहा है। पूनम की आवाज़ में एनर्जी महसूस हो रही थी। इसके बाद पूनम ने मेरा हाथ पकड़ अपनी कहानी मुझे सुनाई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूनम कहने लगी कि मुझे लड़कों का बहुत शौक था, लेकिन कोई भी मुझसे राब्ता नहीं रखता, इसलिए तन्हाई की ज़िंदगी काटने के लिए लगी। फिर बड़ी मुश्किल से मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आया जिसने मुझे मोहब्बत के ख्वाब दिखाए और मैं अपनी तनख्वाह उस पर लुटाने लगी। वह जब भी जितने पैसे मांगता मैं उसे दे देती, लेकिन जब मैंने उसे शादी कहा तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसे किसी जवान लड़की साथ मिल सकती है, क्योंकि वह काफ़ी तरक्की कर चुका था। मेरी ही बदौलत उसने छोटा मोटा कारोबार भी जमा लिया था और जब उसके पास सब कुछ आ गया तो उसे मेरी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन इधर देर से निश्चित दो नौकरानियाँ करने की वजह से मेरे जिस्म ने मेरा साथ छोड़ दिया था। आए दिन मेरी कमर में तो कभी सर में दर्द रहने लगा था। मैं टूटकर बिखर गई थी। फिर तुम्हारे भाई का रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने मजबूर किया और मैं शादी करके यहाँ आ गई। लेकिन हर वक्त मुझे इस बात का पछतावा होता है कि मैंने एक ऐसे शख्स के पीछे खुद को बर्बाद किया जो कभी मेरा नहीं था। मेरे बहन भाइयों ने मेरी कदर और ना ही मेरी मोहब्बत ने। और फिर इससे भी बड़ा सितम मुझ पर वक्त टूटा जब मुझे पता चला कि तुम्हारे भाई ने दुबई में शादी की हुई है। तुम्हारे भाई ने कुछ दिनों पहले ही मुझे फ़ोन करके बताया था कि वह वहाँ शादी कर चुके हैं, पर उन्होंने मेरे साथ शादी सिर्फ तुम्हारे और उसके घर के लिए की थी। यह सुनकर तो मैं पूरी तरह से अपने होश खो बैठी। मेरा सारा ध्यान बस इसी बात पर रहता था कि मुझे सारी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत करके भी कुछ नहीं हासिल हुआ। और ऐसे ही सोचो मैं गुम एक दिन में छत कपड़े धोते धोते गिर गई। इस वजह से मेरे सर और कमर का दोबारा उठ गया। मैं बहुत मजबूरी में मैंने तुमसे मालिश करने को कहा और फिर तुम भी मेरी मालिश करने आ गए। खुद भी यह सब कुछ करवाते हुए शर्माती थी, लेकिन मैं क्या करती, तुम्हारे सिवा मेरा और कौन सहारा था। कल मैं अपने घर गई थी। मैंने अपनी माँ को अपने पति की दूसरी शादी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा मैं इस तरह कब तक ज़िंदगी गुजार रही। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि अपने पति का घर छोड़कर मत आना, क्योंकि यहाँ भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। मेरी भाभियाँ मुझे कबूल नहीं करेंगी। यह सुनकर मैं मजीद टूट गई और वापस घर आ गई। मेरी ज़िंदगी में कुछ बा नहीं रहा।
आज तुम्हारे सामने यह सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझसे तुमसे मालिक करवाते हुए शर्म आती है, और फिर आज नहीं तो कल तुम्हें यह बात पता चल जाएगी कि तुम्हारा भाई शादी कर चुका है और अब वह लौटकर नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि खुद तुम्हें अपनी सारी हकीकत बता दूं। यह कहकर पूनम फुट फुट कर रोने लगी। शुक्र यह था कि पूनम ने कमरे की बत्ती बंद करवा दी थी। कितनी देर हम दोनों ने आवाज़ रोते हुए। मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरे भाई ने पूनम के साथ बहुत बड़ा सलूक किया था। उनके साथ तो पहले उनके सब कुछ बहुत हो चुका है और अब भाई ने उनका साथ छोड़ दिया। मगर कहीं ना कहीं इसमें हम बहन भाइयों की भी गलती थी। हमने कभी विक्रम को वापस नहीं आने दिया। उनकी उम्र बीत रही थी, वह कब तक तन्हा रहते, इसलिए उन्होंने प्रदेश में ही किसी औरत से शादी कर ली थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद पूनम कहने लगी, मैं सारी ज़िंदगी इस घर में खामोश से गुजार दूंगी, तुम्हारी खिदमत भी करूंगी और घर का ख्याल भी रखूंगी। बस तुम मुझे इस घर से कभी जाने को मत कहना। तुम्हारा भाई अब कभी लौट कर नहीं आएगा और मुझे यही रहना है। मुझे डर है कि एक न एक दिन तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे। मैंने पूनम से कहा कि यह मुमकिन नहीं है। मैं आपको कभी यहाँ से जाने का नहीं कहूँगा। आपने इस घर को जिस तरह संभाला है ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप क्यों तन्हाई की ज़िंदगी काटेंगी? मैं चाहता हूँ कि आप भाई से तलाक ले ले और मुझसे शादी कर ले। मेरी बात सुनकर सब हैरान रह गए। मैंने उठकर कमरे की लाइट जलाई। पूनम से कहा कि खुशियों पर आपका भी हक है। मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है, मैं जल्दी ही नौकरी कर लूँगा। तब तक आप अपनी इद्दत मुकम्मल कर लीजिए और फिर हम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। दीदी और आपकी अच्छी दोस्ती है। जब दीदी को सच पता चलेगा तो वह भी इनकार नहीं करेगी। वह कहने लगी कि मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ी हूँ, लोग बातें बनाएंगे, दुनिया क्या कहेगी। मैंने प्रदेश बैठे पति को धोखा देकर शादी कर ली। मैंने पूनम से कहा कि इस दुनिया ने आपको क्या दिया है, अब दुनिया के बारे में सोच रही हो। मुझे इस रिश्ते में ऐतराज़ नहीं। मेरी बात सुनकर पूनम फुट फुट कर रोने लगी। मैंने उस वक्त दीदी को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। दीदी भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगी। पूनम से माफ़ी मांगी और फिर पूनम ने विक्रम भाई से तलाक ले ली और कुछ ही रास्ते बाद पूनम की शादी मेरे से हो गई। मेरे साथ काफ़ी हद तक खुश रहती। मैं उम्र में छोटा था लेकिन अपनी पूनम के पूरे तरीके से साथ निभाने के काबिल हूँ, जो हमारे संबंध के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये आज की हमारी कहानी कैसी लगी? आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।